मैं सबास एक अल्कोहलिक हूँ, शराबी। हाय हाय सबास। हाय। वीरेश जी को थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो मैं हिंदी में ही बात करूंगा। मेरा हिंदी भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अभी काफी कुछ शेयरिंग करके कुछ कुछ ठीक हुआ है। तो लिंक जो इधर उधर होगा तो फिर थोड़ा माफ कर देना। एक ही चीज है कि अगर दिल से शेयरिंग होता है तो आपके पास पहुंचेगा ही। मीटिंग जब शुरू हुआ तो ये मराठी सुनना मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं पला बड़ा बेलगांव में, बेलगांव कर्नाटक में। मैं हूँ वैसे तमिलियन, लेकिन बेलगांव में 12वीं कक्षा तक था। और उसके बाद आया जमशेदपुर इंजीनियरिंग करने के बाद। और काफी काफी सीनियर पोजीशन बड़ा कंपनी में पहुंच गया हूँ। लेकिन मैं एक अल्कोहलिक। और अगर आप मेरा बचपन देखोगे तो बहुत लोग मुझे ए में मिलते हैं जो बोलते हैं कि बचपन में क्या क्या हुआ था, कैसे वो मैल एडजस्टेड थे, और क्या क्या उनके साथ क्या क्या हुआ जिसके चलते शायद वो अल्कोहलिक बने। लेकिन मैं जब अपना लाइफ को देखता हूँ ना, तो बचपन से मेरा बहुत ही सुंदर लाइफ था। बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छा परवरिश, और सब कुछ ठीक। मेरा पढ़ाई भी अच्छा। जो भी चीज करता हूँ मैं थोड़ा ज्यादा ही अच्छा रहता है। स्पोर्ट्स में अच्छा, पढ़ाई में अच्छा, गाना गाना है तो गाना में अच्छा, कुछ भी खेल कूद में अच्छा। फिर मेरा आर्ट आर्ट अगर कुछ करना है, पेंटिंग ड्राइंग करना है, सब अच्छा, सब आसान होता था। और इंजीनियरिंग भी आसानी से मिल गया। अच्छा बड़ा कॉलेज में पढ़ाई किया, शादी भी अच्छी फैमिली में हुआ। अच्छा दो मेरा बेटियां हैं। और कंपनी में भी काफी सीनियर पोजीशन में पहुंच गया हूँ। लेकिन फिर भी मैं अल्कोहलिक हुआ। तो ढूंढ ढूंढ के परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा अपना अल्कोहलिज्म के बारे में बताता हूँ। 25 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था जब मैं कॉलेज गया था। और लास्ट 10 इयर्स जो है मैं डेली पीता था। और लास्ट ईयर में ऐसा हो गया था कि हफ्ते में 4 बार ब्लैकआउट होता था। और उसी ब्लैकआउट में मैं गाड़ी चलाता था। कार बहुत इधर उधर चलाता था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। भगवान की बहुत बहुत बड़ा दया है। और लास्ट 3 महीना में मैं सुबह से लेकर के रात तक पीता था। बहुत ही खराब हालत हो गया था। और और देखने के लिए ना, मेरा लाइफ में पहले में ऐसे कुछ है नहीं। क्यों ऐसा हुआ? तो अभी मेरे पास कुछ कुछ समझ है कि कैसे ऐसे हुआ। लेकिन वो मैं बाद में आता हूँ। लेकिन बहुत ही खराब, सुबह सुबह अगर मुझे जाना है ना, ऑफिस जाना है, तो ऑफिस का यूनिफॉर्म पहनता था, गाड़ी लेकर के निकलता था और सीधा बार जाता था। और बार तो सब बंद है, लेकिन मुझे पता चल गया था तब तक कि साइड से कौन सा डोर खुला हुआ है। सुबह 7:30 बजे, 1 घंटा पहले ऑफिस जा रहा हूँ। बीवी सोचेगी कि क्यों जा रहा है, लेकिन मैं जा रहा हूँ दारू पीने। 7:30 बजे साइड डोर से घुसता था। कैसे घुसता था? कार में हम अपना ड्रेस चेंज करता था, टी शर्ट पहनता था जो बैग में लेकर घूमता था। टी शर्ट पहन करके वो दारू का दुकान में अंदर घुसता था, 3 पैग पीता था। उसके बाद वहां से निकल के फिर वापस कार में आकर के फिर यूनिफॉर्म चेंज करके फिर या तो ऑफिस जाता या घर जाता। ये बहुत बड़ा रिस्क था। मेरा ऑफिस से नौकरी भी निकल जा सकता था। एक लकी चीज है मेरे लिए कि मेरा कंपनी में मेरा सबसे प्लांट हेड जो है, ये 10,000 लोग का कंपनी है, बड़ा कंपनी है जमशेदपुर में, टाटा का कंपनी है। और इसमें अगर पता चल जाता तो मेरा नौकरी जाता ही। लेकिन प्लांट का जो चीफ है, हेड है, वो मेरे साथ काफी करीबी थे। शायद इसी रीजन से मैं बचा रहा। बहुत खराब हालत था। मैं इसीलिए पीता था कि मुझे कोई भी मीटिंग में जाना है तो भी इतना डर, ये सब रहता था कि पहला चीज जा करके दारू पियो। मुझे याद है कि कभी कभी हम बहुत कोशिश करके दारू नहीं पी करके ऑफिस पहुंचते थे। लेकिन जैसे ही पता चला कि 10 बजे मीटिंग है, तो फिर वही डर, फिर वही घबराहट। मेरा हाथ सब कांप रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तुरंत कार लेकर के कंपनी से बाहर गया, बाहर बार में पी के से वापस आ गया।
और मुझे याद है जब जा करके ना बॉटल खरीदता था, ब्रीजर खरीदता था। क्यों? क्योंकि उसका क्या स्मेल नहीं आना चाहिए। सबको पता था कि हम पी के आ रहे हैं, लेकिन हम जाता था। और मुझे याद है जब हम कार पार्क करके वो दुकान में जा करके 4-5 ब्रीजर खरीदता था एक साथ में। वहीं खड़ा खड़ा उसको खोल करके सारा 5 ब्रीजर को दोनों हाथ में पकड़ के कार में आता था। और कार में रखने के लिए मुझे पेशेंस नहीं था। उसको जल्दी जल्दी कहीं 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 रख करके एक उठा करके पहले मुंह में डाल करके पूरा बॉटल घटक ले। ठंडा है फिर भी घटक ले। फिर दूसरा लिया, हाथ हिल रहा है और पी लिया। ये हालत था मेरा। एक पॉइंट पे ऐसे आ गया था कि हम सोचा कि ये बहुत खराब हालत है, तो अपना बीवी को लेकर के हम अपना हॉस्पिटल, कंपनी का एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे बहुत सारे डॉक्टर बैठते हैं, तो हम साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के सामने जा करके खड़ा हो गए। ये तो बहुत बड़ा एक स्टेप था। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा पोजीशन में रह करके साइकेट्री में जा रहे हो फिर भी, लेकिन मुझे तो इससे छुटकारा चाहिए ही था। तो साइकेट्रिस्ट के पास गया तो वो मुझे बोला कि अरे ये बहुत अच्छा साइन है, आपने खुद अपने मन से आए हैं और अपना बीवी को भी लेके आए हैं, तो ये मुझे तो लग रहा है कि आपका तो हम लोग हेल्प कर पाएंगे। और मैं तो पूरा बेवड़ा क्या करेगा, पूरा छाती मेरा फूल गया, बड़ा 36 इंच क्या बोलते हैं, 56 इंच का। और 15 दिन तक हम बिना पिए रहे। कुछ कुछ टैबलेट दिए थे, बाद में पता चला कि स्टेरॉइड था, लेकिन 15 दिन तक हम नहीं पिए। उस टाइम पे तो बहुत डर होता था, क्योंकि सो नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे। अगर खाना है तो फिर दारू चाहिए, सोना है तो फिर दारू चाहिए, कोई भी चीज करना है तो दारू चाहिए। डर, घर पे सेक्स नहीं कर पाएंगे तो दारू पी करके जाओ, उसके बाद तो कुछ भी नहीं होता था, वो अलग बात है। तो ऐसे हर चीज के लिए पहला सोल्यूशन दारू, पहला सोल्यूशन दारू, दारू के बिना कुछ नहीं। तो अ, बहुत घिन आ गया था। 15 दिन हम बिना पिए रहे। उसके बाद गए मेरा घर, मेरा फैमिली को चेन्नई में नेटिव प्लेस में छोड़ करके वापस आ रहा था। एयरपोर्ट में घुसा, मुझे पहली बार मुझे अपना दिमाग का पावर का अंदाजा हुआ। पता नहीं मेरा दिमाग ने मुझे क्या बताया, क्या क्या लॉजिक दिया, क्या समझाया, उनको याद नहीं है। लेकिन इतना पता था कि बहुत हाई फाई फंडा दिया था हमको कि जा करके ये वो कुछ 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 सोच करके सीधा जा करके बार में हम पीने लग गए। पी करके फ्लाइट में चढ़े, कैलकाटा में उतरे। कैलकाटा में उतरते ही जा करके 2-3 बॉटल पानी में वोडका डाल करके फिर ले गया ट्रेन में। ट्रेन में 4 घंटा का ट्रेन जर्नी जमशेदपुर। पीते पीते आया। और उस दिन के बाद 7 दिन कंटिन्यूअसली हम दारू पीते रहे घर पे। ऑफिस नहीं गया, बोला नहीं, कुछ कुछ बहाना बना बना करके। उसके बाद बहाना बनाना भी छोड़ दिया। दिन भर बेड में रहता था मैं और सिर्फ दारू पीते रहता था। एक पॉइंट आ गया था 5-6 दिन बाद कि एक मिरर था, वो बारू क्या, वो क्या है, वो ड्रेसिंग मिरर बोलता है। तो बैठा हुआ था ड्रेसिंग मिरर में, देख रहा हूँ दारू पीने वाला आदमी को। पूरा मेरा आंख से आंसू बह रहा है और मैं चिल्ला रहा हूँ कि क्या कर रहे हो। मैं पता नहीं, मैं वो ग्लास के अंदर दिखने वाला आदमी को चिल्ला रहा था, या वो मिरर में मेरे को देखने वाला आदमी चिल्ला रहा था, कुछ याद नहीं है। ऐसे चिल्ला रहे हैं, क्या कर रहे हो, क्या होगा मेरा, ये वो चिल्ला रहे हैं। वहां पे बेड में मेरा खाना, अगर मुझे खाना है तो फिर बेडशीट को उठाऊंगा तो वहां कहीं एक प्लेट दिखेगा। प्लेट में कोई एक सूखा रोटी रहेगा, उसमें कहीं दाल वाल पड़ा रहेगा, तो उसको लेकर के खाता। फिर जा करके फिर दारू खाना शुरू। फिर मिरर में देख करके फिर चिल्लाना, फिर रोना। फिर उसके बाद रोना बंद नहीं हुआ कि ग्लास देख रहा हूँ खाली, बॉटल देख रहा हूँ खाली। तो तुरंत अपना कान को साफ करके, आंसू साफ करके, रेडी, चाबी ढूंढ रहा हूँ, गाड़ी का चाबी। क्यों? दारू जाके खरीदना है। बहुत पागलपन। फिर जा करके दारू खरीद के फिर आकर के पूरा यही चला 7 दिन। लकीली मेरा फैमिली वापस आने वाले थे, तो कुछ तो करके हम दारू नहीं पी करके ऑफिस जाना शुरू किए। उसका 15 दिन बाद मेरे को आपको एक चीज बताना था कि मैं जब भी पीता था ना, किसी को मारता नहीं था, बीवी को कभी मारता नहीं था। मैं सीधा चुपचाप घर जा करके सो जाता था। पूरा मेरा दारू पीने का टाइम में हम ब्लैकआउट होने के बाद भी किसी के साथ मिसबिहेव नहीं किए थे।
मेरे बच्चों के साथ नहीं, मेरा बीवी के साथ भी मिसबिहेव नहीं किया, और कोई भी लेडी के साथ भी मिसबिहेव नहीं किया था। ये मेरा बचपन से परवरिश उतना अच्छा था। तो हम लोग का घर में वैसे बहुत बोलते हैं ना कि बछड़े हैं, जब बोलता है ना, अरे इतना भी नहीं होना चाहिए भोला, थोड़ा दुनियादारी होना चाहिए, ऐसे वाला घर से हम लोग हैं। बाकी सब लोग ऐसे बोलते थे, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा दुनियादारी होना चाहिए, इतना भोला नहीं होना चाहिए। तो ऐसे घर में रह करके भी, ऐसे परवरिश होने के बाद भी मैं बन गया एडिक्ट, अपने आप के ऊपर कंप्लीट घिन। और मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, मैं ए में आने के बाद बहुत ढूंढा, और बहुत ढूंढने के बाद 2 साल बाद एक लेडी मिली मेरे को कनाडा में, जो मेरे जैसे थी। क्यों ऐसे अलग? क्योंकि मैं, मेरा ना रिजेंटमेंट, किसी की तरफ रिजेंटमेंट कभी नहीं होता था, ना कोई भी, ना बॉस की तरफ, ना बीवी की तरफ, ना बच्चों की तरफ, किसी की तरफ मेरे पे मेरा रिजेंटमेंट नहीं होता था। मेरा रिजेंटमेंट पूरा अपने ही तरफ होता था। यानी उसको इंग्लिश में साइकोलॉजिकल टर्म्स में लोकस ऑफ, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। यानी ये लोग आदमी क्या है, बाहर कुछ भी हो दुनिया में वो चलेगा, लेकिन हम लोगों को ठीक होना चाहिए। ये मेरा पिताजी का परवरिश है। हमको याद है, एक बार वो छोड़िए वो, लेकिन उनका परवरिश ऐसा था कि भले बाहर में दुनिया तुमको कुछ भी लाए, लेकिन तुम ठीक रह सकते हो। तो ये मेरा बचपन में से अंदर घुटा हुआ है। तो मेरा पूरा रिजेंटमेंट जो है अपने खिलाफ, अपने ही खिलाफ। कोई भी कुछ भी कर ले, हमको क्यों गंदगी करना है, हमको ठीक करना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमसे कुछ नहीं हो रहा है, एब्सोल्युटली नो कंट्रोल ऑन माई लाइफ। कुछ भी सोचता हूं कि आज नहीं पीना है, तो उस दिन तो हम लोग पीते ही हैं। कुछ भी सोचता हूं तो मेरा फेलियर ही है। आखिर में जाकर के वो दारू उठा ही लेते हैं, और दारू पी करके फिर जा करके घर में बिना खाए ऐसे ही बेड पे, ऐसे ही मेरा मुंह जा करके प्लेट में गिरता था। मेरा बीवी क्या करती थी, मेरा मोबाइल लेकर के मेरा वीडियो निकालती थी, मेरा ही मोबाइल में मेरा वीडियो निकाल के रख देती थी। तो नेक्स्ट डे ऑफिस में जाकर के बैठूंगा, तो कभी भी जब मैं अपना गैलरी देखता हूँ ना मोबाइल फोन में, तो ये सब वीडियो रहता था, कैसे मैं दारू पी करके क्या क्या कर रहा था। तो मैं सीधा सीधा उसको बिना देखे डिलीट करने लग गया। अभी एक है मेरे पास, अभी भी सेव करके रखा हुआ है ऐसे याददाश्त के लिए। लेकिन ऐसे हालत था। तो अपने आप को कभी हम एक्चुअली मिसबिहेव नहीं किया था। और उस टाइम पे क्या हुआ, सबसे बड़ा भगवान का दया मेरे ऊपर। वो क्या हुआ कि मुझे अपना रॉक बॉटम, बहुत नीचे वाला रॉक बॉटम पे जाना नहीं पड़ा। बहुत लोग अपना फैमिली खो चुके हैं, अपना काम खो चुके हैं, अपना जिंदगी, मान लीजिए मैं किसी किसी आदमी को कार से ठोक दिया और वो मर गया, तो मेरा पूरा ही लाइफ ही बर्बाद हो जाता। लेकिन ये हुआ नहीं। और मेरा उस हद तक जाने से पहले मेरे साथ एक घटना हुआ। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है, लेडी है, उसके साथ हम गाड़ी चला करके एमबीए करने के लिए, हम लोग का इवनिंग क्लासेस चलता था जमशेदपुर में, चला रहा था। वहां जाकर के 3 साल तक हम लोग शाम से जा करके गाड़ी चला करके 3 पार्टी कर रहे थे, सब पूरा बैच। और अगला दिन एज यूजुअल मेरा पूरा ब्लैकआउट। और हम उसको ले गए थे पार्टी में, कार में। ब्लैकआउट हो गया और लोग मुझे आकर के बोले कि तुम जो किया कल रात को, तुमको करना नहीं चाहिए। मुझे तो याद ही नहीं है, लास्ट चीज मेरे को याद रहता है कब मैं ब्लैकआउट में चला गया, ये मेरे को याद रहता था। इधर डांसिंग किया था, इतना डांसिंग करने के बाद ये 6th और 7th पे किया, उसके बाद से मेरे को कुछ याद नहीं है। तो कुछ याद नहीं था, तो लोग आकर के बोले कि तुम जो किया ना, करना नहीं चाहिए था। उस टाइम पे जो मेरा मुझ पर बीता ना, वो उसको बोल सकते हैं, वो जो गिफ्ट ऑफ डेस्परेशन जो बोलते हैं ना, वो थैंक गॉड कि वो मेरा सबसे बड़ा रॉक बॉटम निकला। तो मेरे से वो सहा नहीं गया कि मैं क्या किया, मेरे को पता नहीं है। इतना तो गंदा नहीं गिर सकता हूं मैं, नहीं हो सकता है ऐसे, मेरे से नहीं हो रहा है। तो उसका अगला दिन हम फिर से बार में बैठे हुए थे, पहली बार। बार में 6 बजे से बैठे हुए हैं, और 8 बजे मैं बार से निकला, पूरा पिया हुआ था। सीधा घर गया। घर जा करके मेरा बीवी को लेकर के सीधा मेरा प्लांट का जो चीफ है उसके घर जा करके बोला कि सर मेरे से अभी नहीं होगा, आप मुझे रिहैब में डाल दीजिए कहीं। और तब से शुरू हुआ मेरा रिहैब का जर्नी। और सबसे बड़ा चीज
उस दिन मुझे पता भी नहीं था कि मैंने क्या किया वो लड़की के साथ, वो औरत के साथ। बाद में जब रिहैब से हो करके आया 6 महीना बाद, कोई मेरा दोस्त मेरे को बोल रहा था कि तुम क्या कर रहे थे, गाड़ी मैं ही चलाऊंगा और उसको कोई वापस घर नहीं ले जाएगा, मैं ही चलाऊंगा करके हम चिल्ला रहा। और उसको भी बोल रहा था कि तुमको मेरे ही साथ आना है। मैं पूरा पिया हुआ और मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं मैं गाड़ी चलाऊंगा तुमको ले जाऊंगा। तो बहुत बड़ा रिलीफ हुआ कि उतना तो नहीं गिरा, लेकिन अगर मैं कंटिन्यू करता ना दारू पीना तो वहां तक भी चले जाता, मेरा मेरा पूरा फैमिली को बर्बाद कर देता, मेरा 2 बेटियां हैं उनको भी बर्बाद कर देता, और पता नहीं मैं क्या कहाँ पहुंच जाता। लेकिन लकीली मैं रिहैब में पहुंच गया, और तब शुरू हुआ मेरा रिकवरी। और वही है ये टॉपिक, ये शेयरिंग का रिकवरी, ये मेरा कैसे हुआ। पहला चीज मुझे याद है, सबसे बड़ा रिलीफ मेरे जैसे आदमी के लिए, पहले चीज ये समझना कि ये डिजीज है, तुम्हारा कैरेक्टर खराब नहीं है। ये जब मुझे समझ में आया तो इतना मेरा मन हल्का हुआ, इतना मेरा मन हल्का हुआ, आप समझ नहीं सकते हो। और मुझे 2 साल लगा इसको समझने में कि ये डिजीज क्या है एग्जैक्टली। लेकिन पहला मुझे याद है रिहैब में जब वो लोग मुझे बताए थे कि ये डिजीज है। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपने आप के ऊपर ही रिजेंटमेंट रखता था कि क्या मैं ये ठीक नहीं कर सकता हूँ, मेरे साथ कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे अच्छा रहना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि सब लोग बोल रहे हैं कि क्या कैरेक्टर है तेरा, तुम जानते हो दारू कैसा है, तुम्हारा एजुकेशन इतना हो चुका है फिर भी तुम ऐसे पीते हो। तो मैं भी सोचता था हाँ यार मेरा क्या कैरेक्टर है, बकवास कैरेक्टर है, कोई कैरेक्टर है ही नहीं। पहले जो बहुत गंदा गंदा चीज लगता था, पहले गंदा लगता था कि हफ्ता में 2 बार पीने से भी गंदा लगता था, अरे नहीं इतना नहीं पीना चाहिए। उसके बाद 3-4 महीना बाद तो हफ्ता में 2 दिन नहीं पिएगा तो अच्छा है, ठीक है। 4 दिन पिया तो ठीक है चलेगा ना, 2 दिन तो नहीं पी रहे हैं। उसके बाद तो 7 दिन शाम को पीने लग गए तो सोच रहे कि हाँ सुबह तो नहीं पीते हैं ना, ठीक है ठीक। उसके बाद सुबह स्टार्ट कर दिया तो अरे हफ्ता में 3 दिन ही सुबह पी रहे हैं, तो ठीक है ना। ऐसे अगर चलता ना तो एक दिन मैं अपना बीवी का मंगलसूत्र बेच देता, वो ये बोल कर कि मेरा ही तो सोना है। उसके बाद अगला महीना में जा करके शायद मैं अपना नेबर का बीवी का मंगलसूत्र बेच देता और बोल देता कि अरे नहीं उसका तो बहुत पैसा है उसके पास। तो ऐसा मेरा ही वैल्यू गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, पता नहीं मैं कहाँ पहुंच जाता। लेकिन भगवान का दया है, मुझे वहां से निकाल के ले आया रिहैब में। और रिहैब में जब आया, जब पता चला कि ये तेरा कैरेक्टर डिफेक्ट नहीं है, ये तेरा डिजीज है। तो अभी 2-3 महीना पहले हम एक शेयरिंग सुने थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट शेयरिंग है। दिस इज फ्रॉम आप शायद आप लोग जानते होंगे आशीष देश पांडे, डॉक्टर आशीष देश पांडे। 1996 में उनका ये सत्यमेव जयते में शायद उनका प्रोग्राम था आमिर खान के साथ। आमिर खान जो सोशल मीडिया पे सोशल इश्यूज पे प्रोग्राम बनाते थे। इंडिया का सबसे बड़ा एए का मूवमेंट तभी हुआ था जब वो एक एपिसोड में ये आशीष देशपांडे साहब जाकर के बताए थे कि ये डिजीज है और इसको कैसे हेल्प मिल सकता है इसके लिए। तो वो डॉक्टर आशीष देशपांडे अभी 3-4 महीना पहले श्रीलंका का कोई एक मीटिंग में शेयर कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि ये उस टाइम पे जब बिल और बॉब बनाए थे 1939 में, जब ये बिग बुक लिखा था, उस टाइम पे सबको पता था कि ये एलर्जी है। यानी बिल को पता था कि बिल डब्ल्यू को पता था कि एक एलर्जी है ये वाला चीज, और बिल उसको मानता था हाँ ये जो डॉक्टर बोल रहे हैं मेरे को, डॉक्टर्स ओपिनियन जो है वो सही है, हम लोग इसके साथ, हम लोग का एक्सपीरियंस इसके साथ मिलता जुलता है, तो ये सही ही होगा। बिल डब्ल्यू ऐसे लिखते हैं बुक में। लेकिन अभी साइंस काफी आगे जा चुका है। डॉक्टर आशीष देशपांडे तो अभी बोल रहे हैं कि 1-2 साल में पूरा कंप्लीट निकलेगा, 3 टाइप का अल्कोहलिक्स है, उनका बॉडी में रिएक्शन कैसे होता है, क्यों वो ऐसे ज्यादा पीते हैं, तो वो क्लियरली बताए थे। और उससे मुझे जो समझ में आया ना वो ऐसा है कि देखिए हम लोग सब ना एक बहुत सेंसिटिव लोग हैं। हम जानते हैं कि हम बहुत सेंसिटिव है। मान लीजिए 4 लोग मेरा ऑफिस में, हम लोग 4 लोग हैं और हम लोग का बॉस हम लोग को बहुत बुरी तरह से डांट दिए, तो क्या होता है 2 लोग हम लोगों को, 2 लोग जो है उनको कुछ लगता ही नहीं है, मोटा चमड़ा हो गया, उनको कुछ नहीं लगता है, ऐसे ही छोड़ दे। बाकी 2 लोग हैं उनको बहुत बुरा लगता है, मैं और मेरा दोस्त, दोनों को बहुत बुरा लगता है। नहीं मान लीजिए 3 लोग और है जो बहुत बुरा लगता है। वो 3 लोग घर जाते हैं, तो वो 3 लोग में से एक आदमी है
जो अपना बीवी का चेहरा देखते ही उसका मूड ठीक हो जाता है, तो या कुछ और करके उसका मूड ठीक हो जाता है, तो उसको ठीक है। लेकिन मेरा दोस्त और हम अभी दोनों बच गए कि ये भी ठीक नहीं होता है मूड, तो शाम को सोचते हैं कि चलो यार जा करके दारू पीते हैं। तो मेरा दोस्त और हम जा करके बैठ के दारू पीते हैं। यानी 5 लोगों में से 2 लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं था, तीसरा बंदा घर जाते ही उसका मूड ठीक हो गया, और बाकी 2 बंदे हम लोग जो हैं जा करके बार में बैठ गए। बार में बैठ के दारू पी रहे हैं। वो एक पैक पिया, मैं एक पैक पिया, वो एक और पैक पिया, मैं एक और पैक पिया, और वो 2 पैक के बाद बोलता है बहुत हो गया, चलो चलते हैं। लेकिन मैं नहीं, मुझे तो और घर में बैठ के दारू और ये जब ये मैं समझा ना, ये बात सही बात है। 25 साल में जब मैं हम पिया ना, एक भी बार मुझे याद नहीं है कि मैंने बोला कि काफी है, बंद हो गया, बंद चाहिए, चीज है, बंद हो गया, बंद करते हैं, इससे ज्यादा नहीं पियेंगे, कभी भी नहीं बोला। जब मेरा दोस्त बोल देगा कि नहीं चलो चलते हैं, या जब बॉटल खत्म हो जाएगा, या बार बंद हो जाएगा, या जब पैसा खत्म हो जाएगा, तभी मेरा पीना बंद होता था। और पहले 25 साल में तो मैं दूसरों पे डिपेंड करता था मेरा दारू पीना रोकने के लिए। अभी मुझे समझ में आता है, नहीं तो मैं पीते ही रहता। तो मेरे में क्या डिफरेंस है और मेरा वो दोस्त में क्या डिफरेंस है? वो 2 के बाद बोलता है कि छोड़ दो, और हम बोलते हैं कि नहीं। उसमें आशीष देशपांडे हमको समझाया कि उसमें हम लोगों का ब्रेन में एक केमिकल होता है डोपामाइन। वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल जो है, वो ऊपर चढ़ता है जैसे ही हम लोग पीते हैं। मेरा दोस्त पीता है तो उसका भी चढ़ता है, मेरा भी चढ़ता है, लेकिन 10-15 मिनट के बाद मेरा उतर जाता है। वो वो रसायन जो दिमाग के अंदर चलता है वो उतर जाता है, मेरा दोस्त का नहीं उतरता है। फिर मैं एक और पैक पीता हूँ, मेरा फिर ऊपर जाता है, और उसका जहां से ऊपर बैठा हुआ है उससे और ऊपर जाता है। तो एक पॉइंट आता है जब मेरा दोस्त बोलता है कि अरे बहुत हो गया। तो वो होता है ना कि मिठाई, आप 10 मिठाई के बाद 11वां मिठाई नहीं खा सकते हैं, बहुत ज्यादा हो गया, तो छोड़ दिया, बोल दिया कि नहीं 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 चलो चलते हैं। लेकिन हम लोगों का ऐसा नहीं है, वो फिर उतर जाता है, फिर जाके पीना है। वो रसायन ना, क्या बोलते हैं उसको, टल्ली नहीं उतरता है, लेकिन एक रसायन है दिमाग के अंदर, वो चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है, और जैसे ही उतरता है हमको फिर से पीना है। ये फर्क है, और हमको पता ही नहीं था। और मैं जब इतना 5, 6, 7, 8 पैक पीते गया, तो मुझे लगता था कि ये कैरेक्टर डिफेक्ट है। सब लोग बोल रहे हैं कैरेक्टर डिफेक्ट है, मुझे भी लगता है कैरेक्टर डिफेक्ट है। मैं सोचता हूँ मैं बकवास आदमी। और एक बार ये सोच अगर आ जाता है ना दिमाग में, मैं बकवास आदमी हूँ, तो इसके बाद तो पूरा जैसे ना उल्टा तरफ का कुंफू प्रैक्टिस है। हर दिन नकारात्मक चीज दिमाग में घुस घुस के ये समझ में आता है कि हमसे कुछ होगा ही नहीं जिंदगी में। तब जा करके लोग ये मरने का सोचते हैं, क्या क्या नहीं सोचते हैं। पूरा कंट्रोल चला गया। तब मुझे पता चलता है कि ये डिजीज है, ठीक है, और इसके चलते मैं इतना पीता था। उसके बाद समझ में आ गया कि और इसके बाद एक पैग और पी ही नहीं सकते हैं, फिर से पीने से फिर से वही चक्कर में जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग में जो रसायन चलते हैं वो दूसरों से अलग चलता है। शायद मेरा बीवी एक पैग पी करके रुक सकती है, शायद मेरे 2 बेटियां जो है वो भी आगे जाकर के दारू पियेंगे और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मेरा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं जब पीऊंगा तो मेरा मेरा दिमाग फिर से वही चीज करेगा, और वो चीज करते करते मैं फिर वही चंगुल में फंसूंगा, और वो चंगुल में फंसने के बाद मेरा कोई चांस ही नहीं है बाहर निकलने का। ये मुझे पता चल गया। अब आया डॉक्टर देशपांडे बोलते हैं कि ये इतना साल से तुम लोग कुंफू प्रैक्टिस करते हो, दारू पी के। कुंफू प्रैक्टिस क्या होता है पता है? कि कुछ लोग, आप लोग कराटे किड वाला मूवी देखे होंगे, या वो अक्षय कुमार वाला मूवी देखे होंगे, चाइना वाला, जिसमें वो अंत में वो विलन को बहुत मारता है, और पता चलता है कि कैसे मारा वो बचपन में से जब वो कुक था, तब आलू काटता था या उसका क्या आटा गूंथता था, तो वो एक्शन जो है उसको थोड़ा थोड़ा करके उसको भी पता नहीं था कि उसके अंदर में इतना गुण आ गया है। तो कुंफू प्रैक्टिस कैसे किया जाता है? बोलते हैं कि ये करते रहो, 1000 बार करो, 2000 बार करो, 10 साल तक ये करते रहो। उसके बाद में आप देखोगे कि आपके अंदर में एक अजीब टाइप का शक्ति है। तो ये शक्ति बढ़ता कैसा है? थोड़ा थोड़ा करके, 1 डे एट अ टाइम, हल्का हल्का, आपको नजर में ही नहीं आएगा कि आपको ये शक्ति बढ़ रहा है। और ये हम लोग दारू पीते पीते उल्टा कुंफू प्रैक्टिस हो रहा है।
यानी खराबी, थोड़ा थोड़ा करके और खराब। और अभी भी 3 साल के बाद भी मुझे नया नया चीज समझ में आता है कि उस टाइम, उस पीरियड में पीते पीते मेरे साथ, मेरे बदन और मेरा दिमाग में कितना प्रॉब्लम हुआ, और एक एक चीज को पकड़ पकड़ के निकालना पड़ता है। आज का दिन भी मैं बाद में शेयर करूंगा। मैं 1 महीना पहले बैठ करके एम्ब्रॉयडरी किया था। आपको अगर पता है एम्ब्रॉयडरी क्या है, वो सुई धागा से लेकर के जो डिजाइन बनाते हैं कपड़ा में, मैं वो बनाया। क्यों? एक एक मेरा एक डिफेक्ट है, उसको हटाने के लिए। मैं उसके बाद में बात करूंगा। तो क्या होता है, कुंफू प्रैक्टिस और बदन दोनों में पीते पीते इतना 5 साल से डेली, 10 साल से डेली पीते पीते मेरे साथ क्या हुआ, वो आशीष देशपांडे बोलते हैं 3 चीज होता है। एक चीज तो आप लोग तो जानते ही हो, लिवर खराब, ऑर्गन खराब, आपका क्या पैनक्रियास खराब, वो सब होता ही है। दूसरा चीज है ये नर्वस सिस्टम जो बोलते हैं ना, वो उसमें माइलिन शीथ एक होता है, वो वाला। तो जैसे है ना, अंदर में वायरिंग है, अपना बदन के अंदर में वायरिंग है, जो सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह जाता है। वो वायरिंग का अगर इंसुलेशन हटता है ना, तो आप जानते हैं शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो यही होता है, अपना नर्व जो है ना, उसमें अपना नस का जो सेल है, उसका जो कवरिंग है वो बर्बाद होता है, और उसके बाद शॉर्ट सर्किट होने लगता है। कैसे शॉर्ट सर्किट? आपको नया आवाज सुनाई देंगे, आपको कुछ कुछ दृश्य दिखाई देगा, आप चिल्लाने लगेंगे कि मेरे को ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। ऐसा भी हुआ है, अल्कोहलिक्स के साथ बहुत होता है, जो बहुत अब्यूज करते हैं ना, तो उनके साथ ऐसा भी होता है। तो वो एक प्रॉब्लम है। तीसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एनालिटिकल एबिलिटी, सोचने का जो शक्ति है ना, वो निकल जाता है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं मोबाइल नंबर देख करके, मेरा लैपटॉप में मोबाइल नंबर को टाइप करना था ना, 10 डिजिट का नंबर है, तो मैं पढ़ता हूँ 4578, 457 मुझे याद रहेगा, 4578 चौथा नंबर मुझे भूल जाएगा। तो अगर हम नीचे देख करके 4 नंबर देख लेते हैं, तो टाइप करते समय हम भूल गए, तो हमको 3-3 नंबर एक साथ में पढ़ सकते थे बस। लेकिन अभी आज का दिन, दारू छोड़ने के बाद, हम 10 नंबर एक बार पढ़ लेंगे, तो उसके बाद थोड़ा 30 सेकंड के बाद भी वो 10 नंबर एक साथ में तुमको आपको बोल देंगे। तो ये एबिलिटी मेरा निकल गया था। तो आप सोच सकते हैं कि अगर एक चीज से दूसरा चीज कनेक्ट करने का शक्ति हम लोग का निकल जाता है, तो सोचने का शक्ति हम लोग का पूरा बर्बाद हो जाता है। और इसके साथ सबसे ज्यादा बड़ा इफेक्ट जो होता है दारू का, डॉक्टर देशपांडे बोले कि इमोशन जो है, हम लोगों का इमोशन, कोई भी इमोशन, डर का हो, आतंक का हो, या खुशी का हो, या प्यार का हो, कोई भी इमोशन जो है, बाकी आदमी के तुलना में आपको बहुत ज्यादा लगेगा। कोई आपको डांट देगा तो बाकी आदमी ठीक ले लेगा, लेकिन आपको बहुत खराब लगेगा, ओवर टाइप खराब लगेगा। अगर किसी के ऊपर प्यार आता है तो कुछ ज्यादा ही प्यार आएगा। जैसे हम लोग सब उदार हो करके सबको दारू पिलाते रहते हैं ना, पूरा इमोशन कुछ ज्यादा ही, कोई भी छोटा चीज हुआ उसका रिएक्शन ज्यादा। तो आप सोच सकते हैं कि जब रिएक्शन, अपना मन में इतना ज्यादा रिएक्शन हो रहा है, और उसके बाद उसको कोप करने के लिए हम लोग को कोई तरीका ही नहीं है, उसको समाधान करने का तरीका ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अपना सोच तो उड़ गया है। हम लोग सोच रहे हैं कि बर्बाद आदमी है, मैं सोच रहा हूँ मैं बर्बाद आदमी हूँ, मेरे से कुछ नहीं होने वाला है। और उधर उल्टा क्या है, इतना सारा डर, मीटिंग है, इतना डर लगता है, कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर क्या सोल्यूशन है? जा करके दारू पियो। ऐसा सिचुएशन में जा करके पूरा दिमाग का दही बना करके रख दिया। उसके बाद जब रिकवरी में आ गए, तो दारू तो नहीं पी सकते हैं, लेकिन ये इरिटेशन, डिसकंटेंटमेंट, ये तो रहता ही है। इससे कैसे निकला जाए? तो मैं बताता हूँ आपको, शुरू शुरू में मुझे बहुत मुश्किल हुआ, बहुत मुश्किल हुआ। लेकिन मुझे लगता था कि कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है। दारू छोड़ दिया, पहले तो एटलीस्ट दारू था, दारू पीने से मन तो शांत हो जाता था, अभी मन भी शांत नहीं होता है और दारू भी नहीं पी सकते। फिर बाद में पता चला कि थोड़ा थोड़ा करके अभी मेरा उल्टा कुंफू प्रैक्टिस हो रहा है, मीन सही तरीके का कुंफू प्रैक्टिस हो रहा है। हर दिन बिना दारू के कैसे जिया जाता है, मेरा बदन और मेरा दिमाग थोड़ा थोड़ा करके सीखता है, थोड़ा थोड़ा करके सीखा।
और ये जब सीखता है ना तब हम लोग को इरिटेशन होते रहता है कि कुछ बड़ा चीज तो हुआ नहीं, कुछ तो चेंज नहीं हुआ। लेकिन वन डे एट अ टाइम का मतलब एक और मतलब है। वन डे एट अ टाइम तो दारू वन डे एट अ टाइम मत पियो, आज का दिन नहीं पीऊंगा, ये वन डे एट अ टाइम का मतलब तो जानता था। लेकिन बाद में 6-7 महीने बाद मुझे एक और मीनिंग पता चला वन डे एट अ टाइम का, कि वन डे एट अ टाइम अगर आप एक कदम लोगे तो हफ्ते में बोलेंगे कि अरे 7 ही कदम जाएंगे ना, कहाँ जाएंगे, यहाँ से लेकर के मेरा दरवाजा तक जाएंगे। लेकिन 1 महीना में काफी दूर चले जाएंगे। का मतलब क्या है, हमको पता नहीं रहता है कि एक दिन में अपना अपने अंदर में कितना बढ़ोतरी होता है। लेकिन कुल मिलाकर के 6 महीने 1 साल में देखोगे तो आपका तो जिंदगी बहुत बदल जाता है। तो पकड़ के रखना है सोब्राइटी, दारू पीना ही नहीं है। मैं तो बोलता हूँ ना, मेरा मेरा उस टाइम का सबास, दारू पीने के बाद 3-4 महीने के बाद जितना मुझे तड़प होता था दारू पीने के लिए, और उस टाइम का सबास जो प्रण लिया था कि मैं दारू नहीं पीऊंगा, मुझे तो वो सबास को बहुत आभारी हूं मैं। क्यों? क्योंकि अगर वो आदमी दारू उठा लेता तो मैं इस पोजीशन में अभी मैं नहीं रहता। और मुझे मेरा लाइफ अभी बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर है। और ये सुंदर लाइफ मुझे नहीं मिलता अगर वो बंदा 5 महीना वाला सबास अगर दारू उठा लेता। तो उसने जो मेरे लिए किया, मैं अभी सोचता हूँ मुझे मेरे बाद आने वाला सबास के लिए करना होगा। तो मैं नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा मैं। क्योंकि इसके बाद 5 साल बाद जब सबास, वो जो सबास बन सकता है ना, अगर मैं अभी पीऊंगा तो वो सबास कभी नहीं बन पाएगा। तो ये चीज मेरा दिमाग में घुस गया, नहीं, ये आगे वाला आने वाला सबास के लिए मैं नहीं पीऊंगा। आज भले मेरा जिंदगी में कितना भी मुश्किल हो, कितना भी मुश्किल हो, मैं नहीं पीऊंगा। क्यों? क्योंकि ये मुश्किल के बाद एक बहुत, मैं हर बार देखा हूं, जब भी मुश्किल आया, जब भी क्रेविंग आया, एक क्रेविंग को अगर आप पार करोगे तो उसके बाद और आसान होता है। और जब भी मेरा बढ़ोतरी हुआ उसके पहले मुश्किल का टाइम आया ही, लेकिन उसको पार किया तो सब अच्छा हुआ। तो ये मेरा एक सबसे बड़ा सीख है ए में, कि जैसे ना बोलते हैं, अब हम अभी जिम जाने लग गए। मेरा डॉक्टर, जब हम रिकवरी में था तो डॉक्टर बोला था मुझे कि आपका वेट बहुत कम है, आप जिम जा करके बॉडी बिल्डिंग करना शुरू करो। बहुत अच्छा एडवाइस था। बॉडी बिल्डिंग करने से मेरा दिमाग भी बहुत सही ठीक रहता है। लेकिन उसमें एक नया चीज हम सीखा। बॉडी बिल्डिंग में ना वो जो डंबल है ना, वो उठाते हैं हम लोग, 7 बार 8 बार उठाते हैं। तो लोगों को क्या लगता है ना, 4-5 बार उठाने के बाद छोड़ देते हैं। हाँ, उठा लिया, उसके बाद अगला दिन आकर के फिर 4-5 बार उठाएंगे, फिर आके 4-5 बार उठाएंगे। तो उठाते उठाते ऐसे ही रहते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, मसल बढ़ता ही नहीं है। आप जा करके कोई पहलवान से पूछिए मसल कैसे बढ़ता है। मैं सीखा, वो कैसे बढ़ता है पता है? 7 बार उठाने के बाद जब आप नहीं उठा पाओगे डंबल को, 8वां बार आप नहीं उठा पा रहे हैं, तब आपको 8वां बार करना है। 8 ही नहीं, 8 के बाद 9, यानी जब उठा ही नहीं पाएंगे तब उठाना है। वो जब करोगे तब जा करके आपका मसल बड़ा होता है। और यही चीज आप सोचिए, अल्कोहल के एए में, जब आपको अब जब मुश्किल का सामना आप करेंगे ना, तब जा करके आपका रिकवरी होता है। तो मुश्किल आने पे डर मत जाइएगा, इमीडिएटली अपने पास कुछ कुछ ये है, स्पॉन्सर को फोन करो, इसको फोन करो, वो बात करो, मीटिंग में जाओ, मीटिंग में जाते रहो। ये सब करके थोड़ा मुश्किल टाइम पार हो जाएगा तो आपको फिर आसान हो जाएगा, और काफी आसान हो जाएगा, और आपको बढ़ोतरी हो जाएगा, आध्यात्मिक बढ़ोतरी हो जाएगा। आपको बस सिर्फ 12 कदम करना है, वो उस पॉइंट पे आता हूँ। तो ये चीज मुश्किल आने पे छोड़ नहीं देने का, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सीख है जो आपको बांध करके रखना है। मेरा आने वाला, मेरा ही सबास, मेरा आने वाला सबास, इसका 1 साल बाद आने वाला सबास के लिए मुझे आज नहीं पीना है, मैं नहीं पीऊंगा। तो मैं आज का दिन, एक दिन नहीं पीऊंगा, एक दिन नहीं पीऊंगा। जितना जो लोग आप में से डेली 24 आवर्स में गिनते हैं ना, यही सोचते गिनते रहिए कि नहीं, आगे आने वाला सबास के लिए मैं आज नहीं गड़बड़ नहीं कर सकता हूँ, मुझे पीना नहीं चाहिए, नहीं पीऊंगा। तो ये एक और चीज है जो करना ही है। और इसके अलावा 1 साल तक ना मैं मीटिंग करता था, जमशेदपुर में फिजिकल मीटिंग होता था।
12 कदम लोग पढ़ते थे, लेकिन सिर्फ आकर के शेयरिंग करो और जाओ, शेयरिंग करो और जाओ। उसके बाद जब ये लॉकडाउन हुआ, कोविड, उसके बाद जब मैं जूम मीटिंग्स में यूएसए, कनाडा, इधर उधर सब मीटिंग करना शुरू किया, तब मेरा तो पूरा ही नया चीज दिखा ए का। ए का 12 कदम जब तक आप नहीं करोगे, जब तक आप स्पॉन्सर लेकर के 12 कदम ठीक से नहीं करोगे, बहुत मुश्किल है। आप 20 साल बाद भी दारू उठा लेंगे, एक एक दिन करके कितना साल आप चलाओगे? अगर आपको 9 स्टेप प्रॉमिस और 10 स्टेप प्रॉमिस ठीक से अगर आपके जिंदगी में एक्सपीरियंस चाहिए, तो आपको स्पॉन्सर लेकर के 12 कदम करना ही पड़ेगा। और ये मेरा एक्सपीरियंस 100% बोलता है। और मैं आपको बताता हूं ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये चीज मेरा एक स्पॉन्सर है, वो स्पॉन्सर मेरा आध्यात्मिक गुरु ने मुझे ये समझाया। हम लोग ना दारू को देख करके बोलते हैं दारू इतना कनिंग है, हाँ, कनिंग बोलते हैं ना वो, ये हाउ इट वर्क्स में भी लिखा हुआ है दारू कनिंग है बहुत, ये क्या, इट इज, इंग्लिश में याद आ गई, छोड़िए, वो कनिंग, बहुत कनिंग है। लेकिन आप सोच सकते हैं आप क्या बोल रहे हो, दारू तो क्या है, वो रसायन है, वो पानी है, वो कुछ नहीं है, उसका दिमाग नहीं है। तो कनिंग कौन है इसमें? आपको जकड़ने वाला कौन है? वो रसायन है क्या? नहीं, आपका दिमाग है। मेरा दिमाग मुझे स्लेव बना करके रखा हुआ है। मेरा दिमाग जब दारू को देखता है और दूसरा आदमी का दिमाग जब दारू को देखता है, वो अलग रिएक्शन है। मेरे साथ ऐसा होता है, मेरा दिमाग मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग तो आसानी से बोल देते हैं ये दारू से बच के रहो, दारू बहुत खराब चीज है। क्या खराब चीज है? कुछ नहीं है, वो रसायन है। खराब चीज तो दिमाग के अंदर घूम रहा है। तब आप अभी एक चीज बताओ, मैं जब पहला ईयर में था रिकवरी में, तो मैं सोचता था मुझे क्या करना चाहिए इससे निकलने के लिए, या मेरा ये कैरेक्टर डिफेक्ट है, ये मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट को निकालने के लिए मैं क्या आइडिया लगा सकता हूँ। तो मेरा स्पॉन्सर बोला पागल है तुम, तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा प्रॉब्लम है, और तुम अपना दिमाग को ही यूज करके अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। दिमाग खराब है और आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करके खराब दिमाग को ठीक दिमाग बनाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। आपको हाथ जोड़ करके बोलता हूं, सोचिए मत ये सब, कैसे आइडिया कैसे मिलेगा। मैं बहुत सोचता था क्या करने से ये निकल जाएगा, क्या करने से। बाद में पता चला 12 कदम में लिखा हुआ ही नहीं है कहीं पे कि तुमको आइडिया आना चाहिए। कहीं लिखा है 12 कदम में तुमको अगर आइडिया आएगा तो तुम्हारा ये कैरेक्टर डिफेक्ट निकालने के लिए तुमको ये करने से निकल जाएगा? नहीं, उसमें सीधा सीधा एक चीज बोला है स्टेप 6 में, स्टेप 5 में, स्टेप 4 में पहले लिखो कैरेक्टर डिफेक्ट, स्टेप 5 में किसी को बताओ, स्टेप 6 में अपना ही मन में रेडी हो जाओ कि ये कैरेक्टर डिफेक्ट के बिना मैं जिंदगी जीऊंगा, जीने के लिए तैयार हूं। यानी आपको झूठ बोलने का अगर कैरेक्टर डिफेक्ट है, हर चीज में झूठ बोलते हैं, तो आपको स्टेप 6 झूठ के साथ स्टेप 6 करना पड़ेगा। झूठ को लेकर के स्टेप 6 करना पड़ेगा। 1 हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ता लगेगा, क्या करना पड़ेगा? क्या मैं बिना झूठ बोले मैं अपना जिंदगी चला सकता हूं? मुझे करना पड़ा। कंपनी में बिना झूठ बोले मेरा आदमी लोग से काम क्या करवा सकता हूं? मुझे थोड़ा एक बार ट्राई करना पड़ा, दूसरा बार ट्राई करना पड़ा। उसके बाद ना थोड़ा थोड़ा करके मेरे को घुस गया कि हाँ यार, बिना झूठ बोले भी काम हो सकता है। भगवान, मैं बिना झूठ बोले काम करने के लिए तैयार हूँ। आप ये मुझे झूठ से छुटकारा दे दीजिए और मैं बताऊंगा वो चला जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे चला जाएगा। क्या आप कुछ आइडिया लगाए? कोई आइडिया नहीं लगा। तो दिमाग का अगर मेरा प्रॉब्लम है तो मैं दिमाग लगा करके कैसे उसको निकालूंगा? नहीं हो पाएगा। तब मेरा स्पॉन्सर बोला कि दिमाग को ठीक करने के लिए तुमको एक ही चीज हेल्प करेगा, दिल। द हार्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द माइंड। आपका दिल आपको सॉल्व हेल्प करेगा। तब मुझे एक चीज याद आया। पता है, 13 साल पहले मैं ये सिगरेट पीना छोड़ दिया था, 13 साल पहले। और जिस दिन मैं सिगरेट छोड़ा, उस दिन मैं 20-25 के आसपास पीता था, यानी डेली पीता था। एक सिगरेट बुझ गया, दूसरा सिगरेट जलाता था।
ऐसे चलता था और एक दिन सडनली हम रोक दिए। कैसे रोक दिया? एक मेरा चर्च में ना, मेरा एक लेडी आती थी, वो एक दूसरा आदमी के साथ आती थी। उसको लेडी को देख करके ही हमको इतना अच्छा लगता था। वो पता नहीं, स्कूल में जैसे ना कोई कोई टीचर बहुत अच्छा लगते हैं, उनका चेहरा बहुत अच्छा लगता है, उनका चाल चलन बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं, मैं ये लेडी को देख करके मैं तो पूरा लट्टू टाइप का था। लट्टू मीन्स सेक्सुअली नहीं, बहुत अच्छा लगता था वो लेडी को देख। कभी वो लेडी से बात किया ही नहीं जिंदगी में, लेकिन उसका हस्बैंड से कभी कभी बात किया था। एक दिन पता चला कि उसका, वो लेडी का ब्रेन ट्यूमर कुछ प्रॉब्लम है और ब्लड क्लॉट हो गया है और वो बहुत सीरियस कंडीशन में है, आईसीयू में है। पता नहीं मेरा दिमाग में कहां से आया, मैंने सोचा कि मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। अगर मैं, अब सुनिए मेरा बात, मैं अपने आप को क्या बोला, भगवान को क्या बोला, अगर मैं इस दिन के बाद, मेरा मरने तक, अगर मैं एक भी सिगरेट नहीं पिया हूं, अगर मैं अब से लेकर के मेरा जिंदगी खत्म होने तक अगर मैं एक भी सिगरेट नहीं पिया हूं, तो उसको ठीक कर दो। ये क्या पागलपन वाला बात है, सोचिए। मैं मैं बोल रहा हूं कि अब से लेकर के मेरा मरने तक अगर मैं एक सिगरेट भी नहीं पिया हूं, आप तो जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो जानते हैं मेरा साथ क्या हुआ। अगर मैं नहीं पिया हूं तो उस लेडी को कुछ नहीं होना चाहिए, ये मैं शर्त रखा भगवान से, ठीक है। और क्या हुआ, वो लेडी को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक हो गई। वो अलग बात है कि 6 साल बाद वो लेडी मरी, लेकिन उस टाइम पे वो ठीक हो गई। और आप समझ नहीं सकते हो, मैं जब दारू पीता था और ब्लैकआउट हो जाता था, तब मेरे दोस्त लोग बोलते थे कि तुम्हारा क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता है, तुम ब्लैकआउट में हो, कुछ तुमको याद नहीं है। लेकिन मैं अगर सिगरेट तुमको बढ़ाता हूं ना कि तुम सिगरेट पियो, तो तुम मना कर देते हो। आप सोचिए, मैं कंप्लीट ब्लैकआउट में हूं, मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा है ठीक से, मुझे याद भी नहीं है मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। और वो लोग बहुत अचंभा में रहते थे और तब मैं भी अचंभा में रहता था, ऐसे क्यों हुआ। तब मेरा स्पॉन्सर को जब मैं ये बात बताया ना, तब मेरा स्पॉन्सर बोला, कितना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया तुम। दिमाग को ठीक करने के लिए दिल का पावर चाहिए। और तब मेरा स्पॉन्सर बोला, तुम्हारा दिल का पावर कब तुम इस्तेमाल कर सकते हो? जब तुम भगवान के पास जाओगे, हायर पावर मानो, हायर पावर को देखो, तब तुमको दिल से शक्ति आएगा। तुमको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस हायर पावर है ये मान लो। तो मुझे तो मानने के लिए, मैं तो मानता था पहले से ही। मैं एक चीज आपको बताऊं, बचपन से मैं बहुत रिलीजियस था, मैं क्रिश्चियन हूँ, बचपन से बहुत रिलीजियस था, भगवान को मानता था। तो अभी क्या बोल रहे हो भाई आप, ए में भगवान को मानना पड़ेगा तभी आप निकल पाओगे? तो मैं तो मानता हूँ, भगवान को जानता हूँ। तब मेरा स्पॉन्सर बोला कि तुम्हारा रिलेशनशिप भगवान के साथ क्या है? तुम चर्च जाते हो, या चर्च जाते ही भगवान मुड़ के तुमको देखता है, तुम मुड़ करके भगवान को देखते हो, तुम भगवान से बात करते हो, भगवान भी तुमसे बात करता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद तुम चर्च से मुड़ करके वापस बाहर निकल जाते हो, भगवान तुमसे मुड़ करके वापस वापस बाकी लोगों को देखता है, और तुम चले जाते हो जिंदगी दुनिया में, और दुनिया में जा करके सीधा बाहर में जा करके पीते हो। उसके बाद क्या हुआ, भगवान तो उधर चर्च में है, उधर देख रहा है, हमको तो भगवान याद ही नहीं है, बैठ के बाहर में पी रहे हैं। फिर वो बोले कि तुमको अगर भगवान हर चीज में महसूस नहीं होता है, तब कोई फायदा नहीं है। ये फर्क है, ये फर्क है ए में। ए तुमको भगवान को अपने पास हर काम में रखने का क्या बोलते, प्रैक्टिस देगा। और वो जब करने लगोगे, तब तुम्हारा हार्ट, तुम्हारा दिल काम करेगा। और जब दिल खड़ा हो जाएगा तो तेरा दिमाग कुछ नहीं कर पाएगा। ये सबसे बड़ा सीख मेरे लिए, मेरे जिंदगी से। अब मुझे भगवान चाहिए, और ऐसा भगवान नहीं जिसको मैं सिर्फ मुश्किल के समय में याद करूंगा और वो मुझे देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक दूसरे को नहीं देख करके मुड़ जाएंगे। नहीं, मुझे ऐसा भगवान चाहिए जो मेरे साथ हमेशा है। स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, मेरा स्पॉन्सर बोला, तुम ना स्पिरिचुअलिटी को भगवान से जुड़ाओ, भगवान से जुड़ाओ। सोचते ही तुम सोचते हो कि वो भगवान है ना ऊपर में, जिसका सफेद दाढ़ी है, बहुत लाइट आता है उसमें से, वो भगवान गुस्सा कभी कभी होता है, कभी कभी उसको उसको बहुत प्यार आता है तुम्हारे ऊपर, तुमको कभी कभी देता है, कभी कभी छीनता है। ऐसा भगवान को तुम याद अगर रखोगे, तो
तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुमको ये आइडिया को पूरा चेंज करना पड़ेगा। भगवान तेरा हर काम में भगवान का हाथ है। फिर वो बोला कि तुमको ना, वो मेरे को समझाया स्टेप 1 ना, मेरे को बहुत अच्छी तरह से समझाया मेरा स्पॉन्सर। बोलता है कि तुमको लगता है ना कि तुम अपना लाइफ को मैनेज कर रहे हो। तो हम बोला हाँ। और तुमको लगता है कि तुम गलत करने के चलते तुम ठीक से नहीं कर पा रहे हो कुछ भी, दारू पी रहे हो और तुमसे कुछ ठीक से होता ही नहीं है, इसलिए इतना सारा बकवास सब चीज हो रहा है तेरा लाइफ में। हाँ। और तुम अगर ठीक करेगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ। वो बोला बकवास है। वो बोला तुम्हारा सबसे बड़ा सक्सेस तुम पकड़ो, सबसे बड़ा सक्सेस तेरा लाइफ में क्या था। तो हम बोला कि हाँ इस टाइम पे ऐसे ऐसे हुआ था तो मैं ये अचीव किया। तो मेरा स्पॉन्सर मुझे बोला कि जितना काम किया था ना उस टाइम पे वो सक्सेस लाने के लिए, उससे ज्यादा कभी तुम काम नहीं किया क्या। तो हम बोला हाँ किया है, बहुत बार किया है। तो मेरा स्पॉन्सर बोला 10 गुना ज्यादा काम नहीं किया है और सक्सेस नहीं आया था। तो हम बोला हाँ बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत काम किए लेकिन सक्सेस तो वैसे नहीं मिला था। उस टाइम पे जब सक्सेस मिला था तो उतना काम नहीं किया था। तब वो बोला कहाँ तो वो तेरा काम के चलते सक्सेस मिला था तुमको। हाँ मुझे सर खुजाना पड़ा। हाँ सही बात बोल रहा है, यानी हर बार मैं बहुत अच्छा काम करने से मुझे सक्सेस मिलता है? नहीं मिलता है। तब वो बोला कि देखा, तुमको लगता है कि तेरे ऊपर सब कुछ निर्भर है, तुम अगर ठीक करेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम सोच रहे हो। और जब कुछ भी गलत होता है ना तुम सोचते हो कि तुमने ही गलत किया। ये तुम्हारा सोचना गलत है। पहला चीज तो ये समझो कि तुमने जो किया उसके चलते वो सक्सेस मिला, वो तुम्हारा घमंड है। तुम सोचते हो, अपने आप को बोल के रखे हो कि मैंने किया था। तो हम बोले हाँ भाई, बहुत बार तो हम बहुत कोशिश किए लेकिन अच्छा चीज तो हुआ नहीं। तब वो बोला कि भगवान बोल करके एक चीज है, यूनिवर्सल स्पिरिट, जिसके चलते सब कुछ एक जगह पे आ जाएगा तो तुमको सक्सेस, सब कुछ चलते नहीं आएगा तो तुमको सक्सेस नहीं है। और तुम बोलते हो कि तुम कर रहे हो सक्सेस। बोला हाँ सही बात है। फिर वो बोला तुम बहुत इंटेलिजेंट आदमी है ना। हम सही में काफी इंटेलिजेंट आदमी है, हम आपको भी बता रहे हैं। जब बुक पढ़ते हैं ना तो मुझे जो आइडिया आता है ना दूसरों को कम ही आता है ऐसे आइडिया, यानी इसलिए बोलते हैं कि मेरा पढ़ाई में बहुत ये होता था। तब वो मुझे बोला कि रुक मैं तेरे को बताता हूँ। अगर तेरे सामने एक प्रॉब्लम है, तुम लोग 4 लोग हो, तो तुमको एक आइडिया आता है ना और तुम सॉल्व करते हो। हाँ हम करते हैं। और सब लोग बोलता है कि अरे वाह तेरे को क्या क्या आइडिया आता है। हम बोला हाँ। तब वो बोला कि उस टाइम पे मैं, तुम अगर एक आदमी तुमको बोलेगा, तुम्हारा दोस्तों में से एक आदमी तुमको बोलेगा अरे तुम तो बहुत अच्छा आइडिया बनाया यार, मेरे को और 2 आइडिया इसी प्रॉब्लम के लिए अभी दो, बना के दो, आइडिया बना के दो, अभी 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 दो। तो मैं बोलूंगा अरे रुक ना, मेरे को लगने दे, मेरे को स्ट्राइक करने दे, आइडिया आइडिया दिमाग में आएगा तभी ना दूंगा। तो फिर मेरा स्पॉन्सर बोला रुक 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 रुक, क्या बोला तुम? आइडिया दिमाग में आने से तुम देगा, तो तुम्हारा आइडिया नहीं है क्या? ये किसका आइडिया है? हम सोचने लगे हाँ यार, मेरा दिमाग में आइडिया कहाँ से आता है। तब मेरा स्पॉन्सर हंसने लग गया कि तेरा आइडिया है। हम बोला सही बात बोल रहे हो गुरु, मेरा आइडिया नहीं है, मुझे पता ही नहीं है मेरा आइडिया ये कहाँ से आता है और मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मेरा आइडिया है। फिर मेरा स्पॉन्सर बोला कि ये गांठ समझ लो, तुम जितना अपने आप को बड़ा सोचते हो ना उतना बड़ा नहीं हो। और ये जो ह्यूमिलिटी का चीज वो मेरा स्पॉन्सर मेरे अंदर में घुसाया कि साले तुम सोचते हो कि तुम्हारा आइडिया है, तेरा आइडिया भी तेरे हाथ में नहीं है। अगर आइडिया दिमाग में आएगा तो तुम दे सकता है, वो आइडिया कहाँ से आता है? हायर पावर से ही आता है। तुम अपने ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता है। हायर पावर की तरफ देखो, हायर पावर को मानो और हायर पावर जो चाहता है वो करना शुरू करो। तुम्हारा लाइफ में उद्धार हो जाएगा। कैसे होगा? तुम्हारा दिल जो है इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि तेरा दिमाग को इधर उधर फाड़ के रख देगा, अपना दिमाग को अपना ठीक ठिकाने पे रख के छोड़ेगा तेरा दिल। और उसको शक्ति देने के लिए, तेरा दिल को शक्ति देने के लिए तेरा हायर पावर पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। तुम देखो अपने लाइफ में तुमने कुछ नहीं किया है, सब हायर पावर के चलते होता है। तुम रोड में जाते हो सोचते हो कि हम बहुत सेफली गाड़ी चलाते हैं, अरे उल्टा से कोई आकर के तुमको मारने से तुम क्या करोगे? तुम हो रहे हो सेफ्टी, तुम्हारे चलते सेफ है।
अरे यूनिवर्सल पावर एक होता है जो तुमको सेफ रखा है। शाबाश, तुम इतना दारू पी करके गाड़ी चलाए हो, तुम अपना सेंस में भी नहीं था, तो अपना दिमाग लेकर के तुम कैसे बिना कहीं ठोकर खाए तुम कैसे रह गया, किसी को नहीं मारा कैसे? कि तेरा कुछ ये नहीं है, तेरा तो ब्लैकआउट था उस टाइम पे, तेरा दिमाग क्या कर रहे तुमको ही पता नहीं है और तुम कंट्रोल करोगे। सही बात बोला। उसके बाद मैं पूछ रहा हूं उनको कि भगवान का आवाज कैसे सुनाई देगा, भगवान का आवाज कैसे सुनाई देगा? तो हर कोई पूछता है ये चीज, स्टेप 3 में पूछता है। स्टेप 3 में जब लिखा रहता है कि भगवान का आवाज सुनो, उसके हिसाब से काम करो, तो सब लोग बोलता है कि अरे भगवान का आवाज कहाँ से सुनाई देगा। हाँ, एक और चीज बोलना था आपको, हम लोग इंडिया में स्टेप 3 को बहुत गलत करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि भगवान पे छोड़ दो, अपने बम पे बैठ जाओ, सब कुछ होगा, हो जाएगा, भगवान देख लेगा। नहीं, स्टेप 3 का मतलब ये नहीं है। 12-12 में मेरा स्पॉन्सर ने मुझे दिखाया, 12/12 बुक में चैप्टर 3 पढ़ो ठीक से, लास्ट 3-4 पैराग्राफ में लिखा है, ये नहीं कि भगवान के ऊपर छोड़ दो, ये पता करो कि भगवान क्या चाहता है, अपना इच्छा फेंक दो, भगवान का इच्छा क्या है पता करो और वो करो, उसको करना है तुमको। ऐसे नहीं कि भगवान के ऊपर छोड़ दिया, भगवान आप देख लोगे, आप देख लो, ऐसे नहीं। भगवान मुझसे क्या करवाना चाहता है वो पता करके करो। फिर एक और चीज मेरे को बोलना है, स्पॉन्सर ने मुझे जो समझाया, स्टेप 3 में 2 चीज है, सरेंडर योर विल एंड योर लाइफ, यानी अपना इच्छा को भी सरेंडर करो, अपना लाइफ को भी सरेंडर करो। इसका मतलब क्या है? इसमें अंतर है, दोनों में अंतर है। एक है अपना इच्छा फेंक दो, भगवान का इच्छा जो है उसको पता करो और वो करो। सरेंडर लाइफ क्या होता है? वो होता है कि फल का तुम इंतजार मत करो, फल का तुम ये फल आना चाहिए, अगर मैं ये करता हूं तो ये फल आना चाहिए, ये मत सोचो। हाँ, ये 12 कदम में लिखा है ना, स्टेप 3 में लिखा है सरेंडर योर विल एंड योर लाइफ। सरेंडर योर लाइफ मीन्स मैं काम करूंगा और भगवान जो उसके चलते मेरे जिंदगी में ले आएगा मैं वो एक्सेप्ट करूंगा, दैट इज सरेंडरिंग लाइफ। ओके, तो ये जब आप पढ़ोगे तो मैं एक चीज आपको बहुत ब्यूटीफुल चीज बोलता हूँ। भगवत गीता में सबको भी पूछूंगा ना कि आपको कोई भी एक श्लोक याद है भगवत गीता का, तो भगवत गीता में हम बोल रहे हैं, आपको एक श्लोक याद रहेगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा बलेषु, वो वाला है ना, हम लोग सब देखा है महाभारत सीरियल में। उसका मतलब क्या है पता है? उसमें कृष्ण बोल रहा है अर्जुन को, सिर्फ कर्म पे तेरा अधिकार है, कर्म करो, फल पे तेरा अधिकार नहीं है, फल की तरफ मत देखो। जो जो फल की तरफ देखता है उसका जिंदगी में मुश्किल और दुख ही आता है। और उसका लास्ट पार्ट है कि अकर्म भी मत करो, यानी कर्म नहीं करके भी चुप मत बैठे रहो, यानी अपना भगवान पे छोड़ दिया, मैं बैठा हूं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये भी नहीं। आप सोचिए, बिल डब्ल्यू लिखा है, कहां से उठाया है जैसे वो ऐसा लगता है जैसे गीता से उठाया है। एग्जैक्टली सेम थिंग, कर्म करो, भगवान के हिसाब से कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ठीक है, मेरा मेरा जब मैं पूछने लग गया भगवान का इच्छा मेरे को कैसे समझ में आएगा, तब मेरा स्पॉन्सर बोला तुम चुप रहे, अभी अभी ये क्वेश्चन मत पूछो, तुम पहले स्टेप 4 से लेकर के स्टेप 9 करो, और जब स्टेप 9 खत्म हो जाएगा तो स्टेप 10 में क्या लिखा है, इन स्टेप करने के परिणाम स्वरूप जो आध्यात्मिक जागरण हुआ है। आप वर्डिंग देखिए उसमें क्या लिखा है, वो बोल रहा है, बिल बोल रहा है, अगर आप स्टेप 9 तक पहुंच गए तो आपका आध्यात्मिक जागरण हो गया। ये नहीं बोल रहा है कि अगर हो जाएगा तो, स्टेप 9 स्टेप करने के चलते आपका आध्यात्मिक जागरण हो गया तो, ऐसे नहीं बोलता है। क्योंकि आपने ये 9 स्टेप किया है आपका आध्यात्मिक जागरण हो गया है, ये बोल रहा है। तो वो बोला कि तुम पहले 9 स्टेप तक पहुंचो और तुमको भगवान का आवाज सुनाई देगा। कहां से सुनाई देगा? अंदर से सुनाई देगा, अंतर मन से सुनाई देगा। ठीक है, मैं और 5 मिनट लेता हूँ। ये मेरा ये सबसे बड़ा सीख है कि कुछ सोचना नहीं है। स्टेप 4 से लेकर के स्टेप 9 पूरा दिल से करना है। अगर ये करोगे तो आपको भगवान का आवाज सुनाई देगा। ये कैसे सुनाई देगा मैं समझाता हूँ। मेरा स्पॉन्सर मेरे को बताया था ये वाला चीज कि अगर आप और अपना बीवी के साथ बैठ करके बात कर रहे हो और बच्चा सुन रहा है और आपको चाहिए कि बच्चा नहीं सुने, तो आप क्या बोलते हो? बच्चा को बोलते हो अरे उंगली को कान में डालो,
तो उंगली में कान में डाल दिया और हम लोग बात कर रहे हैं, तब भी आपको लगेगा अरे नहीं ये सुन रहा होगा, सुन रहा होगा। तो उसको आपको 100% अगर श्योर रहना है ना कि बच्चा सुन नहीं रहा है, तो आपको बच्चा को बोलना पड़ेगा कान में उंगली डालो। डालने के बाद ना तुम बड़ा 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 या कबड्डी 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 बोलते रहो। अगर तुम कान में उंगली डाल करके कबड्डी कबड्डी बोलेगा, तुम मेरा बात सुनेगा ही नहीं। बिल्कुल ये चीज होता है अपने साथ। अपना दिमाग बड़बड़ करते रहता है, बड़बड़ 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 बड़बड़, सब बकवास बड़बड़ करते रहता है। दारू पीने के चलते अपना दिमाग ऐसे जगह पे पहुंच गया मेरा दिमाग कि हर चीज में बड़बड़ करते रहता था। ये बड़बड़ के बीच में आपको भगवान का आवाज सुनाई नहीं देगा। अंदर से जो अंतर्मन का आवाज आता है ना, वो सुनाई नहीं देगा। इसको बड़बड़ को चुप करना पड़ेगा। बड़बड़ को चुप कैसे करेंगे? मेडिटेशन, सेवा, ये सब हम लोग का इंडियन फिलोसफी में सिखाया गया है। निस्वार्थ सेवा, मेडिटेशन करो, थॉटलेस मेडिटेशन करो, ये सब बोला जाता है। एक और चीज है, स्टेप 4 से स्टेप 9 करो, आपका बड़बड़ बंद होता है। पता है क्यों? एक कैरेक्टर डिफेक्ट क्या होता है, मैं जब एक लड़की को देखता था तो तुरंत मेरा दिमाग में थॉट्स दौड़ते हैं। मेरा दिमाग एक तरफ ले जाता है, खींच के ले जाता है मुझे, और मेरा कंट्रोल ही नहीं है उसके ऊपर। वही ना हुआ कैरेक्टर डिफेक्ट। हर कैरेक्टर डिफेक्ट को आप देखो, आपका दिमाग आपको एक तरफ खींच के ले जाता है। क्यों? मन दिमाग में बड़बड़ करके आपको एक जगह पे ले जाता है। अगर वो कैरेक्टर डिफेक्ट हटाओगे तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा, उसको बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा। एक एक कैरेक्टर डिफेक्ट जैसे ही छोड़ोगे ना, वो बोलेगा कि अरे यार क्यों इतना कैरेक्टर डिफेक्ट निकाल रहे हो, मेरे को बोलने के लिए कुछ रह ही नहीं गया। उसके बाद जब हर आदमी के साथ रिलेशनशिप आप ठीक करोगे ना, तब भी वो बोलेगा कि अरे इसके साथ भी तुम सुलह कर लोगे तो मेरा बोलने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। क्योंकि जब भी मैं अपना वो एनिमी के साथ मिलता था ना, मेरा दिमाग तो बड़बड़, बहुत सारा बड़बड़ करता था। लेकिन अभी मैं स्टेप 8 और स्टेप 9 कर चुका हूं, और मेरा दिमाग के लिए चांस ही नहीं है कुछ बड़बड़ करने का। आप जा करके स्टेप 9 में पता चल जाएगा कि भगवान अंदर से आता है। मैं आपको एक लास्ट चीज बोलता हूं, जब भी मैं अपना मन को शांत रखने पे काम किया, और जब भी मैं ये 12 स्टेप्स को ठीक से काम किया, मुझे भगवान का आवाज और ज्यादा ही सुनने में आया। यहाँ तक के ना आजकल लोग मेरे को सडनली, मैं उनको कुछ बोल देता हूँ और लोग बोलता है कि अरे तुमको, मैं ये चीज सबसे कब से मैं ढूंढ रहा हूँ ऐसा ही चीज, और तुम कहाँ से आकर के मेरे को बता दिए। मेरे को जो सुनना था वो तुमने बता दिया। तो मैं बोलता हूँ हाँ अरे भाई, तुम अपना हायर पावर को प्रे किया होगा, और तुम्हारा हायर पावर मेरे से तुमको बुलवा दिया। ये होगा, मैं बोल रहा हूँ। आप स्टेप 4 से लेकर के स्टेप 9 तक बिल्कुल ठीक से करो। उसके बाद 10, 11, 12, 10, 11, 12, 10, 11, 12 जिंदगी भर करना है। जिंदगी भर आप 10, 11, 12 करते रहिए। भगवान का आवाज क्या, भगवान आपके साथ बैठा रहेगा। आपको जब शक्ति की जरूरत है ना प्रॉब्लम देखने के लिए, तब माँ शक्ति, दुर्गा आपके अंदर घुस जाएगी, और आप खड़ा होकर के शक्ति के साथ आप वो प्रॉब्लम को जूझ सकते हैं। आपको जब प्रॉब्लम आ जाएगा तो माँ सरस्वती अंदर घुस जाएगी और आपको आइडिया आएगा। ये सब भगवान है, ये सब ह्यूमन स्पिरिट है, ये है स्पिरिचुअलिटी। और हम लोग दारू पी करके, जब शक्ति चाहिए गायब, जब दिमाग चाहिए गायब। ये होता है स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी। आप 12 कदम ठीक से करो, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी हट जाएगा, और ये सब दुर्गा, लक्ष्मी, सब लोग आ जाएंगे, आपके अंदर घुस जाएंगे, और आपके पूरा फुल, यू विल बिकम फुल ऑफ स्पिरिट। और लास्ट चीज, मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ। 12 कदम का एक ये जो है ना, बोलते हैं कि हाउस क्लीनिंग, हाउस क्लीनिंग, इसका मैं एक बहुत अच्छा चीज आपको समझाता हूँ। स्पॉन्सर ने मुझे बताया था। पहले मैं लास्ट में एक चीज बोलूंगा तुमको, और लास्ट में मेरे को बोला, आप एक कंदिल जानते हो ना, जो ऑयल लैंप, तो चिमनी जो हम लोग घासलेट डालते हैं और लाइट जलता है, उसका ना कंदिल का गिलास ना काला जब हो जाता है तो अंदर से लाइट बाहर नहीं आता है। तो आप उसको साफ करने से लाइट अंदर से बाहर आता है। तो ये 12 कदम जब आप करोगे ना, तो हम लोग का बदन कंदिल का ग्लास जैसा है। उसको जब साफ करोगे, वो जब साफ करोगे ना, तो बाहर से भगवान अंदर नहीं आता है, अंदर से बाहर आता है भगवान। आपके अंदर भगवान बैठा हुआ है, वो जल रहा है अंदर, लेकिन आपका गंदगी के चलते हम लोग उसको रोक के रखे हैं। और जब हम लोग 12 कदम करते हैं, स्टेप 4 से लेकर के स्टेप 9 जब
जब आप एक्शन में करते हैं ना, कि एक्चुअली आप करते हैं और आपका मन शांत होने लगता है, तब आपका ये क्लीनिंग चल रहा है, कंदिल का क्लीनिंग होता है। और जब क्लीनिंग होता है, आपको सबसे बड़ा अचंभा का चीज ये पता चलेगा कि भगवान अंदर है और अंदर से बाहर आ रहा है। आपका जिंदगी पूरा भरपूर लाइट से भर जाता है। क्यों? क्योंकि लाइट अंदर से आता है। तो आप जब भगवान को ढूंढोगे ना, कोई भी चीज को मान लो कि ये हायर पावर है। मेरे हायर पावर मानने से मतलब क्या है पता है? कि मैं हाईएस्ट नहीं हूं, मेरे से ज्यादा हायर है। इसीलिए बिल बहुत श्योर था। कोई भी कुछ भी चीज को तुमसे हायर मान लो तुम पहले, उसका मतलब है कि तुम हाईएस्ट नहीं है कोई भी चीज। उसके बाद तुम चलते चलते 12 कदम करोगे तो वही एक ही भगवान को पाओगे। और मैं मेरा मेरा अभी मैं वो रियली स्पिरिचुअलिटी में घुस गया हूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ भगवान को, थैंक गॉड आपने मुझे अल्कोहलिक बनाया। अब देखिए मैं क्या पागलपन का बात कर रहा हूँ। थैंक गॉड आपने मुझे अल्कोहलिक बनाया। क्योंकि आपने अल्कोहलिक बनाया, मुझे ये 12 कदम मिले। क्योंकि ये 12 कदम मिले, मेरा आध्यात्मिक जागरण इस जगह तक पहुंच गया है कि अगर मैं आध्यात्मिकता के पीछे नहीं जाता हूं तो मेरा डिजीज मेरा पीछे से आकर के जकड़ने लगता है। मेरे को 12 कदम करते रहना पड़ता है। अगर नहीं करूंगा तो मेरा ये डिजीज मेरे पीछे से आकर के फिर जकड़ता है। तो मेरा डिजीज क्या कर रहा है पता है मुझे? मुझे आध्यात्मिकता की तरफ धकेल रहा है। और मैं छोड़ दूंगा तो फिर से वो मेरे को पकड़ेगा। तो पीछे से एक कुत्ता छोड़ के रखा है भगवान ने मेरे पीछे, और मुझे भागना पड़ता है आध्यात्मिकता के पीछे। और आध्यात्मिकता के पीछे जब भागता हूं ना, तो जिंदगी ऐसे नया जिंदगी भगवान दिया है कि आप मान नहीं सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, थैंक गॉड आई एम एन अल्कोहलिक। मदर टेरेसा भी 12 कदम देख करके, टोनी बोल करके हम लोग का एक फेलोशिप है कलकत्ता में, टोनी करके एक है 37 ईयर्स सोबर। वो बंदा जब कलकत्ता में मदर टेरेसा को 12 कदम दिखाया तो मदर टेरेसा बोली, यू आर वेरी लकी पीपल, अल्कोहलिक पीपल आर वेरी लकी। तुमको 12 कदम स्टेयरकेस मिला है भगवान के पास पहुंचने के लिए। आप बस इतना करो, कुछ नहीं करने की जरूरत है, कोई रिलीजन का जरूरत नहीं है। ये 12 कदम करो, भगवान की तरफ पहुंच जाओगे। ये बोली मदर टेरेसा। थैंक यू आपने मुझे इतना देर बात करने के लिए मौका दिया। आई होप कि मेरा एक्सपीरियंस से आपको कुछ आप वापस ले जा सकते हो। प्लीज 12 कदम अपना दिल से करो और आपका मन साफ हो जाएगा। आपका मन जैसे ही साफ हो जाएगा तो आपका हायर पावर अंदर से बाहर आएगा। थैंक यू।